हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर आते हैं। अच्छे सवाल हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में अपन ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है कांस्टेंट रहती है, ठीक है नहीं? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें देखिए आप, ये ऐसे हिलॉक टाइप्स है और ये पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई बॉल रखी है जो रेस्ट में, और इस बॉल को यहाँ से मैंने ड्रॉप किया तो लुढ़कते 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 यहाँ पर आ जाएगी ब्लॉक। हमसे पूछा है कि ये जब पॉइंट सी पर आएगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है? हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इस पॉइंट पे लिखेंगे टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg इंटू 10, हाइट कितनी इसकी 10 मीटर। अगर मैं ग्राउंड को रेफरेंस मान के चल रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, mg इंटू 10। क्या काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी? 0। मैंने बोला रेस्ट पे, तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी 0। आप लगा दो, सीधा सी पे लगा दो एनर्जी। सी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg इंटू 3। अरे 3 मीटर हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg इंटू 3। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पूछ लो, 1/2 m vc का स्क्वायर। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है ना, सॉल्व कर लो इसको। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 7 mg इक्वल टू हाफ m vc का स्क्वायर। m से m कट गया, m से m कट गया, ठीक है? तो vc इक्वल टू आ गया √140 मीटर पर सेकेंड। 7g का मतलब 70, 70 2 मल्टीप्लाई कर 140, स्क्वायर रूट ले लिया तो 140। क्या ये क्लियर है? इस तरह से हम लगा सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देखिए, एक और सवाल देखिए। ये m मास का ब्लॉक है ना, लेट्स से ये एंगल थीटा है, ये एंगल नहीं, इसमें एंगल की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एंगल की कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्या, ठीक है? एंगल की कोई जरूरत नहीं है। m मास का ब्लॉक है, ये 3 मीटर की हाइट पे, और यहां से इसको रेस्ट से ड्रॉप किया। अब यहाँ पर रेस्ट पे ड्रॉप किया, फाइनली ये m मास का ब्लॉक यहाँ पर आ गया। इसकी जो हाइट है वो है 1 मीटर की हाइट है, ठीक है? हमें निकालनी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी। कोई बात नहीं, सेम लगाओ कॉन्सेप्ट, यहाँ पर लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कितनी जाएगी, 3 mg, होगी नहीं होगी? इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी, 0, रेस्ट पे है ना, काइनेटिक एनर्जी 0। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी, mg। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 m vb का स्क्वायर। तो क्या बोल सकता हूँ, 2 mg इक्वल टू हाफ m vb का स्क्वायर। m से m कट गया तो vb इक्वल टू हो जाएगा, vb का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4g, ठीक है ना? या ये भी बोल सकता हूँ vb इक्वल टू हो जाएगा 2√g, ठीक है? एक और देखिए, एक और बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है? इस बार लेट्स से कि एंगल दे रखा है हमको थीटा। ये एल लंबाई का एक पेंडुलम, एल लंबाई की लेंथ है इस पेंडुलम की, यहाँ पर थीटा, ये एम मास का एक ब्लॉक बंधा हुआ है, इसको मैंने ड्रॉप किया तो ये रेस्ट से ड्रॉप किया तो ये यहाँ पर आएगा पॉइंट बी पे। अभी भी ये लंबाई तो एल ही रहेगी, रस्सी की लंबाई तो बढ़ेगी नहीं। और अब यहाँ पर अपन को निकालनी है इसकी वेलोसिटी। अब आपको जमीन से हाइट नहीं दे रही, इसमें जमीन से हाइट नहीं दे रही, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, देखो ये मेरा ग्राउंड हो गया, तो ये लंबाई चाहिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इसकी, ठीक है? ये टच हो रहा है यहाँ पर, ये टच हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, ये जो L है तो ये भैया कितना हो जाएंगे, L cos थीटा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ये लंबाई L cos थीटा होगी नहीं होगी? अगर ये लंबाई L cos थीटा होगी और ये पूरी की पूरी लंबाई L है, तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगी, L माइनस L cos थीटा। क्या समझ में आया? ये पूरी लंबाई L है, ठीक है? ये हो जाएगी लंबाई, ये पूरी लंबाई L, और यहां से यहां तक की होगी L cos थीटा। तो ये वाली लंबाई क्या होगी, L माइनस L cos थीटा, खत्म। हमें मालूम पड़ेगी ये इसकी जमीन से हाइट है वो है L माइनस L cos थीटा। अब लगा दो इस जगह पॉइंट ए पे लगा दो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, पॉइंट ए पे लगा दो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, mg L 1 माइनस cos थीटा। ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, नहीं, 0 होगी, रेस्ट पे बोला हुआ है। अब इस पॉइंट बी पे लगाओ पोटेंशियल एनर्जी, अरे ग्राउंड पे तो है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 m vb का स्क्वायर। m से m कट गया, तो vb इक्वल टू आ गया √2gl1 माइनस cos थीटा। सो ये हमारे कुछ और प्रैक्टिस थे। अब हम आज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू करेंगे।
जो पार्ट है उसमें हम बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे, है ना, करेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक स्प्रिंग है, इस एंड को मैंने फिक्स किया हुआ है और इस एंड पे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स करके पुल कर रहा हूँ। अगर मैं फोर्स करके पुल कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसका एक्सटेंशन होगा एक्स। जब फोर्स करके पुल कर रहा हूँ तो एक्सटेंशन होगा एक्स, लेकिन स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही हो, स्प्रिंग तो नहीं चाहेगी मेरे को खींचा जाए। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है हमेशा एक्सटेंशन के अपोजिट डायरेक्शन होता है और उस फोर्स को अपन बोलते हैं एफ, स्प्रिंग को बोलते हैं माइनस के एक्स। ठीक है, तो जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो वर्क डन बाय जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय जो स्प्रिंग फोर्स होगा, वर्क डन बाय जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो होगा इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करूंगा मैं, 0 से लेकर x तक। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। अपन ने पढ़ा था वर्क डन इक्वल टू होता है F इंटू एस। किस केस में होता है, जब फोर्स कांस्टेंट हो, लेकिन जब फोर्स ही वेरी कर रहा हो तो अपन ने ये भी पढ़ा था वर्क डन होता है F ds। अगर फोर्स वेरी कर रहा हो तो यहां पर जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है, क्यों, क्योंकि फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग माइनस के एक्स, यानी जैसे जैसे एक्सटेंशन मैं खींचता जाऊंगा वैसे वैसे स्प्रिंग भी ज्यादा फोर्स लगाएगी। जब वो x 0 है तो फोर्स 0 है, जैसे मैंने x को 1 सेंटीमीटर खींचा तो फोर्स बढ़ गया, x को 2 सेंटीमीटर खींचा तो फोर्स और बढ़ गया, स्प्रिंग और रेजिस्ट करेगी। जितना मैं इसको स्ट्रेच करूंगा स्प्रिंग उतना रेजिस्ट करेगी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ डी एक्स। ठीक है, 0 टू x माइनस के एक्स डी एक्स, और इसको सॉल्व करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा मेरा, स्प्रिंग वर्क हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। याद रखिए जब भी मैं स्प्रिंग को खींचूंगा या कंप्रेस करूंगा, या तो खींचूंगा पुल करूंगा, एलोंगेट करूंगा या कंप्रेस करूंगा, स्प्रिंग हमेशा काम करेगी। और स्प्रिंग का फोर्स जो वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और वहीं अगर मेरे से पूछा जाए एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा जाए मेरे से, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा जाए वो हमेशा पॉजिटिव होगा और वो होगा इसकी वैल्यू के एक्स स्क्वायर बाई 2। याद रखने की बात है वर्क डन ओपन बाय स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फोर्स भी इधर लगा रहा है और एलोंगेशन भी इधर हो रहा है। अगर मैं फोर्स कंप्रेस कर रहा हूं, फोर्स भी इधर लगा रहा हूं तो कंप्रेशन इधर हो रहा है, तो हमेशा वर्क डन जो होगा बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस। चलिए, अच्छा अगर मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूं लेंथ x1 से x2 तक, तो इस केस में भी वही हो जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स x1 से x2। इनिशियल लेंथ x1 हो जाएगी, ये हो जाएगी x2, मतलब बेसिकली मैंने जो फॉर्मूला लगाया वो क्या लगाया है, x1 से x2 एफ डी एक्स का लगाया। ठीक है, और f की वैल्यू क्या होती है, माइनस के एक्स डी एक्स, तो माइनस बार आ गया के एक्स डी एक्स, और इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस के बाई 2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि वर्क डन बाय जो स्प्रिंग फोर्स होगा अगर मैं इसको x1 से x2 स्ट्रेच करूंगा वो हो जाएगा माइनस के बाई 2 x2 का स्क्वायर माइनस f1 का स्क्वायर। यहां माइनस है याद रखना, और अगर मुझसे पूछा जाए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा तो माइनस हट जाएगा के बाई 2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना फोर्स के केस में, एक्सटर्नल फोर्स के केस में पॉजिटिव आता है, पहले x2 आता है माइनस x1 आता है। स्प्रिंग के केस में भी x2 पहले आता है लेकिन इसका आगे माइनस लग जाता है। ठीक है, वहां पर अपन ने देखा था वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय फोर्स हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है स्प्रिंग फोर्स के साथ। देखिए जितना भी मैं काम करूंगा ना इस पे, जितना भी मैं काम करूंगा, जितना भी मैं फोर्स लगा के काम करूंगा, वर्क करूंगा, वो सारा का सारा इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये मेरी रिलैक्स स्प्रिंग थी, मैंने इसको कंप्रेस किया, जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो कंप्रेस कर ही दिया ना यहां पर, तो इसमें कोई ना कोई एनर्जी आ गई, और इसमें जो एनर्जी आ गई उसको बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, अगर आप इसको दबा के रखा हुआ ना तो दबा के रखने में जोर आएगा, उसको एकदम से हाथ हटाओगे तो भागेगी वो। इसी तरह से अगर मैंने इसको स्ट्रेच कर रखा है तो स्ट्रेच करने में भी जोर आएगा,
अगर आप उसको छोड़ दोगे तो फिर वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे जाने की कोशिश करेगी। यानी कि चाहे उसको कंप्रेस रखो चाहे उसको एक्सटेंड करो, दोनों केस में उसमें एनर्जी है, और वो जो एनर्जी की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, जितना उस पर वर्क किया गया था। अगर मैंने उसको एक्स कंप्रेस किया तो वर्क कितना किया, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स कंप्रेस करूं या एक्स को एलेंगुएट करूं, या तो कंप्रेस करूं या खींचूं, दोनों केस में वर्क डन तो हाफ के एक्स स्क्वायर है, और वो की वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। जितना भी मैं काम करूंगा, जितना भी मैं वर्क करूंगा स्प्रिंग के ऊपर, चाहे धक्का देके करूं चाहे खींच के करूं, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, जितना भी काम करो तो U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब अपन कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ले लेते हैं जो बहुत काम आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस की फॉर्म में भी है। एक पार्टिकल ऑफ मास m इज फ्रीली, एक पार्टिकल है मास m का जो फ्रीली रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ h, यहां से स्प्रिंग पे रिलीज हुआ, एंड इफ द स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाय द x, है ना, पहले तो यहां पर हुआ, ये जो है आपका मासलेस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस पे गिरा, अब जब इस पे गिरेगा तो स्प्रिंग को नीचे दबाएगा, स्प्रिंग को नीचे दबाएगा, स्प्रिंग को नीचे दबाएगा, तो हमसे पूछा है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अब आप देखो हमने क्या सुनी थी, जितना भी फोर्स काम करेगा वो सब उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। आप बताइए यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर से गिर रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स को क्या बोलते हैं, mg बोलते हैं। और ग्रेविटी वाला फोर्स कितने डिस्टेंस से काम कर रहा है, h तो यहां पर गिरा, फिर x और नीचे कंप्रेस हुआ, यानी कि ग्रेविटी फोर्स कितनी डिस्टेंस से काम किया, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mg h प्लस x। मैं दोबारा लिख देता हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mg h प्लस x, होगा नहीं होगा, h प्लस x वर्क डन ग्रेविटी, और ये का यही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्या मैं लिख सकता हूं mg h प्लस x इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हमने पिछले में क्या पढ़ा था, जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर वर्क डन कितना हुआ, mg h प्लस x, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके अपन जो चाहे जो अपन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस एक और देखिए, a body of mass m with speed v collides with a spring। ये ब्लॉक है, ये v वेलोसिटी से आ रहा है, स्प्रिंग से टकराया और गेट कंप्रेस बाय द x मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कंप्रेस हो जाता है। मैक्सिमम कंप्रेस होने का मतलब है कि वो बॉडी ब्लॉक है ना रुक जाता है, वो ब्लॉक जो है रुक जाता है। अब अगर ये ब्लॉक रुक जाता है तो आप बताइए कि x मैक्स की वैल्यू क्या होगी, x मैक्स की वैल्यू क्या होगी। अब आप बताइए इसका वर्क डन कैसे निकालूंगा, इसका वर्क डन कैसे निकालूंगा। क्या mg तो नहीं है, mg तो नीचे लग रहा है। देखो अगर ये मान लीजिए इसका x कंप्रेशन हुआ, x मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 के x मैक्सिमम का स्क्वायर, इतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अपन ने पढ़ा है ना, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। क्योंकि मैं इसको मैक्सिमम कंप्रेशन कर रहा हूं तो x की जगह क्या आ जाएगा, x मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, अब ये जितनी भी चाहो तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो अपनी, क्या थी वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन, अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, नहीं थी, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कौन से वेलोसिटी से आ रहा था, ये v वेलोसिटी से आ रहा था, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तो क्या लिख सकता हूं, 0 माइनस हाफ mv स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता इसको। ठीक है, आप बताइए यहां वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और तो कोई वर्क ही नहीं हो रहा ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, क्या होता है, माइनस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। ये समझ में आया नहीं आया, तो माइनस से माइनस कट गया, मैं लिख सकता हूं हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। एक और रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली अलग अलग केसेस हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मदद करेंगे। मैं उन सारे केसेस को एक एक करके यहां पर ले रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, और अच्छा सवाल है, इफ ए बॉडी रिलीज फ्रॉम अ हाइट h, ऊपर से रिलीज किया और यहां के स्प्रिंग से टकराई,
अब आपको बताना है कि एक्स क्या होगा, एक्स मैक्स क्या होगा। बॉडी ऊपर से रिलीज करी, स्प्रिंग से आके टकराई, एक्स मैक्स निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, एक्स मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, कौन काम कर रहा है यहां पर, एमजी, एमजी काम कर रही ना, एमजी काम कर रही, ठीक है, और जितना एमजी काम करेगी उतना पोटेंशियल एनर्जी में इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं, वर्क डन बाय एमजी, एमजी एच शुड इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, खत्म। एमजी एच पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? आइए एक और देखते हैं। इफ द ब्लॉक इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ स्प्रिंग, एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग पे, हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट, हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी चाहिए। देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो है। इसमें नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, एमजी, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, के एक्स। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, के एक्स। तो क्या बोल सकता हूं, नेट फोर्स जीरो होगा, यानी कि के एक्स इक्वल टू एमजी, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमजी बाई के, खत्म। ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। याद रखना कंडीशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट। इसी सवाल में हमसे पूछा मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, इसी सवाल में पूछा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। मैक्सिमम एक्सटेंशन मतलब वर्क डन बाय द ग्रेविटी शुड इक्वल टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mg x मैक्सिमम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg तो फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mg x मैक्स शुड इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हिच इज 1/2 k x मैक्स का होल स्क्वायर। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी जिसमें नेट फोर्स बराबर होना है। ये जो अगला सवाल था हमारा, जिसको मैंने यही कर दिया, चलो मैं दोबारा कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये स्प्रिंग दोबारा बनाई मैंने, ये मास एम का ब्लॉक लगा हुआ है, एम जी नीचे लग रहा है, के एक्स नीचे लग रहा है। हमसे मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा है, यानी कि ग्रेविटी का मैक्सिमम, ग्रेविटी की जो मैक्सिमम एक्सटेंशन करेगी वो वर्क डन क्या हो जाएगा, एम जी एक्स मैक्स। ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी। और वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 1/2 के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर। वर्क डन बाई स्प्रिंग माइनस में होगा, ठीक है, या यही हम बोल सकते हैं कि ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी स्प्रिंग की, 1/2 के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर, ये इसकी पोटेंशियल हो जाएगी। तो जितना वर्क डन है वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकता हूं एम जी एक्स मैक्स इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर। एक एक्स मैक्स से एक एक्स मैक्स कट गया, एक्स मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 2mg बाई के। ठीक है, अच्छा सवाल है, ठीक है। और आइए तो हमने समराइज कर देते हैं, जब भी स्प्रिंग को एलिमिनेट करेंगे, कंप्रेस करेंगे इसकी नेचुरल लेंथ से, तो वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल फोर्स वो के एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, आपने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है, उसकी वैल्यू होती है माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, चाहे एलोंगेट करो चाहे कंप्रेस करो, एलोंगेट करो या कंप्रेस करो। ये एक और चीज है, वेरिएशन इन फोर्स। यहां पर देखिए वेरिएबल फोर्स है, फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसके साथ बढ़ रहा है, एक्स के साथ बढ़ रहा है। जब एक्स जीरो है तो फोर्स जीरो है, और धीरे धीरे फोर्स बढ़ता जा रहा है, यानी वेरिएबल फोर्स है। जब वेरिएबल फोर्स है तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, के इंटू एस। इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, के इंटू एस। तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि दिस एरिया इज इक्वल टू द, यानी कि जो वर्क डन है इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। दिस एरिया, ये जो एरिया है इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। और ये एरिया जो आएगा, ये जो एरिया आएगा, इस एरिया की जो वैल्यू होगी वर्क डन जो आएगा बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा हाफ के एस स्क्वायर। क्यों हाफ के एस स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमारा ये जो फोर्स है ये तो के एस है, फोर्स जो है के एस है ना, और ये लेंथ कितनी है, एस है। तो बेस इंटू हाइट 1/2, बेस कितना है एस, हाइट कितनी के एस, तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/2 के एस स्क्वायर। ये एलोंगेशन या कंप्रेशन एस है,
फोर्स कितना हो जाएगा KS, तो इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 KS²। तो ये हो जाएगा वेरिएबल फोर्स के साथ वर्क का एरिया, जो अपने पहले भी पढ़ा था ना, इसको अपने दोबारा एक्सप्लेन किया। ठीक है, कुछ सवाल करेंगे आप? तो बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 100 न्यूटन, यानी कि K इक्वल टू दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर, है ना। X दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 10⁻⁻² मीटर। क्या पूछा है? फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या होता है? हाफ KX², पॉजिटिव हाफ वर्क डन, सॉरी वर्क डन इक्वल टू होता है हाफ KX²। K की वैल्यू 100, X की वैल्यू 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, वर्क डन आएगा जूल में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ब्यूटीफुल सवाल है और बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ M1 विल द ब्लॉक ऑफ मास M जस्ट लीव द कॉन्टेक्ट विद द सरफेस। मतलब ये M1 की क्या वैल्यू होगी कि जो M मास का जो ब्लॉक लटका हुआ है यहाँ पर ग्राउंड पे टिका हुआ है, ये अपनी सरफेस छोड़ दे। अच्छा, पहले तो अपन ये देखें इस M1 मास की वजह से इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आएगा। इस M1, ये जो स्प्रिंग है इस पर ड्राइविंग फोर्स कौन है? ये M1 मास लटका हुआ है। ठीक है, अगर ये M1 मास की वजह से इसमें एक्सटेंशन कितना आएगा कि M1 मास नीचे कितना, M1 की तरफ वर्क डन कितना हो जाएगा? M1 ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, तो यानी कि M1 का ग्रेविटी कितना हो जाएगा? M1 × G। मान लीजिए इसकी वजह से इसमें एलोंगेशन आ गया x0, इसकी वजह से इस स्प्रिंग में एलोंगेशन आ गया x0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी M1G x0। क्या ये समझ में आया? वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस स्प्रिंग इज M1G, नीचे लग रहा होगा, x0 भी नीचे लग रहा होगा। ठीक है, x0 भी नीचे जाएगा, अगर ये एक्सटेंशन होगी तो ये भी नीचे जाएगा, तो M1G x0 वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया। ठीक है, नाउ दिस विल इक्वल टू व्हाट? स्प्रिंग की एनर्जी। स्प्रिंग की एनर्जी क्या होगी? 1/2 KX0 का स्क्वायर। ठीक है, स्प्रिंग की जो एनर्जी होगी वो ये होगी। क्या दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। M1G x0 इक्वल टू हाफ KX0 का स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं KX0 इक्वल टू 2M1G। एक रिलेशन आ गया मेरे पास। बहुत अच्छा सवाल है। अब एक चीज बताइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इट शुड लीव द कॉन्टेक्ट सरफेस। इट शुड लीव द कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस कब लीव करेगा? जब इसका mg नीचे लग रहा है और इस पे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लगेगा KX0। इस पे जो फोर्स ऊपर लगेगा वो लगेगा KX0। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तभी तो लगेगा। बेसिकली अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर इसको ऊपर उठाना है तो ये से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, यानी कि मैं बोल सकता हूं KX0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, तभी तो उठेगा ये। या तो उसके बराबर हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं KX0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। अब KX0 की वैल्यू क्या है? 2m1g, तो मैं लिखूं, उठा के लिख लूं 2m1g शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। g से g कट गया, तो m1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m/2। अब हमसे पूछा मिनिमम वैल्यू पूछिए, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगी इसकी m/2। अरे m1 की वैल्यू m/2 से बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? m/2 तो होनी ही चाहिए, बड़ा उठेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? ये ना क्वेश्चन डराने के लिए है, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है मास m का, उसको अपन ने नेचुरल एंड से लोअर किया है, एक्सटर्नल एजेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया। ठीक है, अपन इसको m मास में लटकाया तो क्या हो गया होगा? mg लगा होगा ऊपर kx लगा होगा, फाइनली इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन आने का मतलब क्या होता है? kx इक्वल टू mg हो जाता है। हमसे क्या पूछा है? द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग वाज आस्क्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। अभी इन्होंने क्या किया, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाया है। इसको मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम तो फोर्स बराबर हो जाता है, तो इसमें एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? x इक्वल टू जाएगा mg बाई x इक्वल टू mg बाई k। तो mg इक्वल टू kx ये सही है और x इक्वल टू mg बाई k सही है। स्टूडेंट बी सही है, स्टूडेंट ए गलत है। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट ए इज इनकरेक्ट, स्टूडेंट बी इज करेक्ट। यस, स्टूडेंट बी इज करेक्ट। ठीक है,
याद रखना इक्विलिब्रियम पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे mg जो होगा वो kx के बराबर हो जाएगा। अगला देखें, ये भी हम पहले इसको कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं, ठीक है। एक मासलेस प्लेटफॉर्म है और एक स्प्रिंग के ऊपर रखा हुआ है और एक पार्टिकल है 0.1 kg मास का, ऊपर से गिरता है, हाइट है इसकी 0.24 मीटर, हाइट है 0.24 मीटर, और इसका जो कंप्रेशन होता है वो कितना होता है 0.01 मीटर, 0.01 मीटर कंप्रेशन हो जाता है, यानी कि यहां तक इसका कंप्रेशन हो जाता है। एक केस इधर रखा है, पहले इस केस को कंसिडर करते हैं यहां तक, ठीक है। पहले तो इस केस को कंसिडर करते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, हमें मालूम है वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है mgh प्लस एक्स शुड इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या ये पता, अभी अभी पढ़ा था हमने, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा h प्लस एक्स, जितना भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप में स्टोर हो जाएगा उसकी, ठीक है। अब क्या है, कुछ भी नहीं है, तो mg एक्स की वैल्यू कितनी है 0.24 मीटर, वेरी गुड 0.24 मीटर, इसकी वैल्यू कितनी है 0.01 मीटर, हाफ के एक्स की वैल्यू कितनी है 0.01 का होल स्क्वायर। क्या ये पहले इक्वेशन समझ में आ गई आपको, h की वैल्यू 0.04 मीटर, x की वैल्यू 0.01 मीटर दे रखी ना यहाँ पर, कंप्रेसेस बाय 0.01 मीटर, हाफ के एक्स स्क्वायर, x कितना है 0.01, पहली इक्वेशन बिल्कुल क्लियर। अब हमसे पूछा है फ्रॉम व्हाट हाइट शुड द पार्टिकल बी ड्रॉप्ड सो एज टू जनरेट अ कंप्रेशन ऑफ 0.04 मीटर। अरे ज्यादा कंप्रेशन चाहिए तो ज्यादा ऊपर से गिराओ, ज्यादा एमजी चाहिए, ज्यादा एमजी तो उतना ही रहेगा, एमजी तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि मास तो उतना ही है। तो अगर आपको वर्क डन बढ़ाना है तो ज्यादा ऊपर से गिराओगे, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं एच हाइट से गिराया, मान लीजिए और ऊपर से गिराते हैं, यहां से गिराते हैं इसको भैया, एच हाइट से गिराया इसको, तो दोबारा इक्वेशन लिख लो mg, अब हो जाएगा h, अब कंप्रेशन कितना मिलेगा 0.04 हाफ के 0.04 का होल स्क्वायर। क्या समझ में आ गया, निकालना क्या है, h निकालना है, h ही अननोन है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा h प्लस 0.04, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन डिवाइड, तो ये तो बच जाएगा mg से mg तो कट गया, हाफ के से हाफ के भी कट गया, ये हो गया h प्लस 0.04 अपॉन 0.24 प्लस 0.01, ये हो जाएगा 0.25, 0.014 का स्क्वायर और 0.01 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आ गया, सिंपल। तो h इक्वल टू आ गया h प्लस 0.04 इक्वल टू आ गया 4 और h इक्वल टू आ गया 3.96 मीटर। अच्छा सवाल है, ठीक है, डरावना लग सकता है लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ करते हुए चलो, ठीक है। आइए एक और सवाल करते हैं, ब्लॉक स्ट्राइक्स द, ठीक है। अब हमारा जो सवाल है, एक ब्लॉक स्ट्राइक्स द फ्री एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग विद अदर एंड फिक्स प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस विद स्पीड v, आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाय x द स्पीड ऑफ द बॉल रिड्यूसेस टू हाफ, कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। समझा देता हूं, है ना, समझा देता हूं, ये फिक्स, ये स्प्रिंग, ठीक है, ये ब्लॉक फिक्स, ये एंड फिक्स है, ठीक है। अब यहां से भैया एक ब्लॉक आया, यहां से एक ब्लॉक आया, एम मास का ब्लॉक आया जिसकी स्पीड थी v, वो टकराया, है ना, और टकराने के बाद क्या किया, ये ब्लॉक स्प्रिंग से टकरा गया और इसकी स्पीड v/2 रहेगी, पहले स्पीड v थी, अब स्पीड v/2 रहेगी, ठीक है। अब हमसे पूछा है बताओ उसका मैक्सिमम कंप्रेशन क्या पॉसिबल है उसका स्प्रिंग का, तो हम पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के x निकालते हैं, तो एक स्पीड v से आया था, v/2 रहेगी, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब पूरा का पूरा ब्लॉक ही रेस्ट में आ जाए टकरा के, अगर उसमें स्पीड है तो यानी कि अभी तो और आगे जा सकता है और कंप्रेस कर सकता है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन तो इस केस में आया नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो अपन पहले ही चीज लेते हैं, v से आया v/2 होगी, तो हमें क्या मालूम है वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मान लीजिए जब v/2 से टकराया इसका कंप्रेशन जो हुआ वो सिर्फ x कंप्रेशन हुआ, x मैक्सिमम नहीं होगा, जब v से v/2 हो गया तो सिर्फ x कंप्रेशन होगा, इसका मैक्स मैक्सिमम तो तब होगा जब v से 0 हो जाएगा, तो पहले तो x निकालेंगे अपन इसका, ठीक है, पहले। अच्छा हमें दे भी रखा है आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग x,
जब v से v/2 हो गया ना तो कंप्रेशन कितना हुआ x, और हमसे पूछा है x max, हमसे क्या पूछा है x max पूछा है। क्या ये समझ में आ रहा है कि x max की जो वैल्यू होगी x से ज्यादा होगी? ये तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो पहले तो हम निकालते हैं x क्या है, x क्या बला है। तो वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स कितना काम करेगी 1/2 kx², करेगी नहीं करेगी? इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 mv/2 का होल स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहती है 1/2 mv²। क्या समझ में आया? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, क्योंकि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी नेगेटिव होता है तो इसके आगे भी नेगेटिव लगा दिया। सॉल्व करो इसको, तो -12 kx², ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1/8 mv² माइनस 1/2 mv², और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एलसीएम हो गया, 1 - 4, यानी कि मैं बोल सकता हूँ -3/8 mv², और ये हो गया -12 kx²। कुछ जो कट रहा है काट दो उसको, क्या कट रहा है? चलो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ जगह कम पड़ रही है सवाल को करने के लिए, यहाँ पर रब कर देता हूँ। ठीक है, 1 - 4, ठीक है, तो माइनस से माइनस तो कट गया एक, तो सॉरी -3/8 mv² था। ठीक है, तो माइनस से माइनस भैया तो कट गए, ठीक है, और ये भी कट गया 4 टाइम। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ mv² इक्वल टू 4/3 kx², लिख सकता हूँ। एक इक्वेशन आ गई, शांति से बैठ जाओ। अब क्या करूंगा मैं, मुझे निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग तब पॉसिबल है जब ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। अब निकालता हूं, अब वापस इक्वेशन लगाता हूं, -12 kx max का स्क्वायर। अब x max आ गया यहां पर। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2 mv², तो -12 mv²। समझ में आया? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तो 0 होगी, यहां से सॉल्व कर लिया, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, ये हो गया k x max का स्क्वायर इक्वल टू mv², और mv² की वैल्यू क्या थी 4/3 k x²। क्या k से k भी कट गया? बिल्कुल कट गया, तो x max इक्वल टू आ गया मेरे पास 2/√3x। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। मैंने देखा ना, बताया ना x max की जो वैल्यू आएगी वो x से ज्यादा आएगी, 2 की वैल्यू √3 से बड़ी है, तो ओवरऑल जो ये न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर है ये 1 से बड़ा है। ठीक है, तो पहले x निकालेंगे और फिर x max निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से सवाल होगा ये। आइए एक और सवाल है, इन द अबव क्वेश्चन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक रिड्यूस हाफ। पहले तो क्या कर रहा था, स्पीड को कम कर रहा था, पहले स्पीड को कम कर रहा था, अब काइनेटिक एनर्जी को आधा कर रहा है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है 12 mv², क्या ये समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि 1/4 mv² हो जाएगी, यानी डेल्टा के ही क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 1/4 mv²। ये डेल्टा के ही समझ में आया? ठीक है, अब क्या बोला था हमने, कंप्रेशन, कंप्रेशन x हुआ होगा ना, फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में तो पोटेंशियल फाइनल एनर्जी 0 जाएगी, पर पहले अपन x निकालेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा -12 kx² इक्वल टू -1/4 mv²। क्या ये समझ में आया? इससे क्या बोल सकता हूं मैं, माइनस से माइनस कट गया है ना, माइनस से माइनस हो गया, तो mv² इक्वल टू 2 से ये 2 कट गया, 2 kx²। ये बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं। अब निकालना मुझे क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 12 mv², काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, तो डेल्टा के ही जो जाएगा, डेल्टा के ही जो जाएगा -12 mv² हो जाएगा। क्या समझ में आया? अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी -12 k x max का स्क्वायर इक्वल टू -12 mv²। काटो, काट दिया,
1/2 से 1/2 भी काट दो, तो के एक्स मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कहाँ लिख रखी, हाँ लिख रखी ना, 2k एक्स स्क्वायर, के भैया से के भैया कट के, तो फाइनली जो बचा एक्स मैक्स इक्वल टू हो जाएगा √2x। बहुत अच्छे सवाल है दोनों, याद रखना हमेशा पहले एक्स निकालना है, फिर जब मैक्सिमम कंप्रेशन का केस आएगा तो उसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो करके एक्स मैक्स निकालना है। दो सवाल करे अपने, दोनों के दोनों बहुत अच्छे सवाल है। एक लास्ट सवाल है मेरे ख्याल से ये, A spring is initially compressed by X, then it is further compressed by Y. Find out the work done during the later compression. Later compression में पहले तो X से कंप्रेस किया, अरे X से कंप्रेस किया, X के कंप्रेस किया तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा W1 हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। X से कंप्रेस किया ना तो वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स। जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही तो वर्क डन होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन भी उतना ही होगा। अब क्या किया मैंने भाई, फर्दर कंप्रेस किया y से, तो अब नेक्स्ट केस में जो वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा 1/2, यानी टोटल कंप्रेस कितना हो गया x प्लस वाई, पहले x कंप्रेस किया फिर y कंप्रेस किया, टोटल वर्क डन कितना हो गया x प्लस वाई। पहले अपने x कंप्रेस किया तो वर्क डन हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, अब मैंने y कंप्रेस किया तो देखो टोटल वर्क डन हो गया ये, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा उसने, जो अपने सेकंड कंप्रेशन क्या उसका वर्क डन निकालना है, तो सेकंड कंप्रेशन वर्क डन क्या हो जाएगा, दिस में से दिस को माइनस कर दो, यानी नेट वर्क डन जो हो जाएगा, नेट वर्क ड्यूरिंग सेकंड कंप्रेशन हो जाएगा WT माइनस W1 1/2 के एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करके वाई बाहर ले लिया तो y प्लस 2x नेट वर्क डन। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए तो आगे के सवालों में आपको मजा आएंगे, ठीक है।